प्यारे बच्चों, आप सभी को हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ कक्षा 7 अध्याय दूसरा पिछले लेक्चर में हमने मुख में भोजन के साथ क्या होता है ये किया था और आपको कहा था कि दांत और जीभ के कार्य अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। तो इसमें वही हम जीभ के कार्य और दांत की बात करेंगे। आपको पता है कि जब भोजन को मुख में रखते हैं तो दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख में 6 यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार उत्पन्न करती हैं। इनको हम लाला ग्रंथियां भी कहते हैं और वो लार भोजन के साथ मिलती है, भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। लार के कार्य आपको बता दिए गए थे कि भोजन को पचाने में सहायता करती है, भोजन को चिकना बनाती है और सूक्ष्म जीवों को मारने में भी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त जीभ जो होती है, जीभ हमारे बोलने में सहायता करती है, भोजन को मिलाने में, लार के साथ मिलाने में, दांतों को साफ करने में, बहुत सारे कार्य हम करेंगे जीभ के कार्य भी। पहले हम भोजन को जब मुख में रखा जाता है तो दांतों से चबाया जाता है, लार भी उसको पचाने में सहायता करती है, जीभ भी उसको घुमाने में सहायता करती है, निगलने में सहायता करती है और इसके पश्चात भोजन को जो है आगे निगल लिया जाता है। दांत चबाने में सहायता करते हैं। हम हमारे आज के इस टॉपिक में हम करेंगे कि दांतों के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः हमारे जबड़े में जो दांत होते हैं, जो स्थायी दांत होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। ये आगे करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जितने भी स्तनधारी हैं उन सभी स्तनधारियों में 2 प्रकार के दांत आते हैं। एक जिसको हम कहते हैं दूध के दांत और दूसरे कहते हैं स्थायी दांत। जितने भी स्तनधारी हैं सभी में 2 प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। बचपन में दूध के दांत आते हैं और वो फिर टूट जाते हैं, उसके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। मनुष्य के अंदर दूध के दांत 20 होते हैं। दूध के कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं और लगभग 8 साल की उम्र तक वो सारे दांत निकल जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। स्थायी दांतों की कुल संख्या 32 होती है। अभी आपके मुख में हो सकता है कि 28 दांत ही हों, लेकिन 32 हैं। उम्र के साथ साथ ये आगे आते रहते हैं और ये दांत जितने भी हैं ये हड्डियों के अंदर सॉकेट बना होता है, गर्त बना होता है, उस गर्त में उपस्थित होते हैं। इसीलिए मनुष्य को हम गर्तदंती भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्त में, गड्ढे में, हड्डियों के अंदर बने गड्ढे के अंदर फिट होते हैं ये। और गड्ढे को हम क्या कहते हैं? गर्त बोलते हैं। तो इसलिए हम इनको या मनुष्य को गर्तदंती भी कहते हैं, क्योंकि दांत गर्त में गड़े हुए हैं। कार्य के अनुसार, इनके आकार के अनुसार दांतों को अलग अलग नाम दिए गए हैं और वो नाम आपके समक्ष है। एक जबड़े में 16 दांत होते हैं नीचे वाले में और 16 दांत दूसरे ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। ये एक जबड़े में जैसे है वैसे ही ऊपर दूसरे जबड़े में बिल्कुल यूं के त्यों होते हैं। जो हमारे सामने के 4 दांत हैं, बिल्कुल 1 2 3 4, या ऊपर के कह दीजिए 1 2 3 4,
ये सामने के दांतों को हम कृंतक कहते हैं। इनका मुख्य काम कृंतकों का काटना है, भोजन को काटना। इसके आगे एक इधर और एक इधर, यानी कि आप देखिए कृंतक एक जबड़े में 4 होते हैं, तो कृंतक कुल कितने हुए? 8। तो कृंतकों की कुल संख्या 4 + 4, यानी 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, 8 हो गई। उसके बाद आते हैं रदनक। कृंतकों के दोनों ओर एक एक दांत, 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपरी जबड़े में, टोटल कुल हो गई 4। हमारी जो किताब है उसमें रदनक को 2-2 दिखा रखा है, यानी 4 दिखा रखे हैं। इसमें चित्र में लाइन लगने में गलती हो गई है, वो कोई बात नहीं, हो जाती है। तो आप थोड़ा उसको ठीक कर लीजिएगा कि कृंतक ये सामने के 4 हैं और रदनक इनके आगे के। फिर उसके बाद अगरचवर्णक। चार + 4 कुल 8 होते हैं। 4 इस जबड़े में, देखिए रदनक के 2 इधर और इस रदनक के भी 2 इधर, कुल 4 एक जबड़े में। और इसी तरह से फिर चवर्णक, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, कुल हो गए एक जबड़े में 6 और 6 ऊपर वाले में 12। आप देखिए 8 और 4 12 और 8 20 और 12 32 दांत हो गए। इस प्रकार से 32 होते हैं। अब कृंतक का मुख्य कार्य होता है काटना, और रदनक का मुख्य कार्य होता है किसी भी चीज को फाड़ना। आपने शेर, चित्र में शेर के दांत देखे होंगे, या कुत्ते के दांत तो आप देख ही सकते हैं, बिल्ली के दांत देख सकते हैं। आप देखिए 2 लंबे दांत हैं दोनों तरफ, वो रदनक है। वो किसी भी चीज को फाड़ने के लिए काम आते हैं। इसके बाद अगरचवर्णक और चवर्णक, ये चबाने के काम आते हैं। अगरचवर्णक का काम भी चबाना है और चवर्णक का काम भी चबाना है। अच्छी तरह से चवर्णक उसको पीस देते हैं भोजन को। अब आप देखिए दांतों को याद रखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम वो भी बना सकते हैं। आधे जबड़े का होता है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आधे जबड़े का है, होता है, आधे जबड़े के लिए बनाया गया है। इन दांतों को, फॉर्मूला जो है अंग्रेजी में है। जो कृंतक होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। इनको बोलते हैं इंग्लिश में इंसीजर, और रदनक को बोलते हैं कैनाइन। अगरचवर्णक को बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर, और चवर्णक को बोलते हैं मोलर, मोलर। इंसीजर को आई से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी एम से, और मोलर को एम से। यही सूत्र लेके हम इसको याद रखते हैं। दंत सूत्र कहते हैं इसको हम। इंसीजर 2/2, आधे से बताया ना आपको, आधे 2 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले में, 2/2। फिर आगे कैनाइन, आधे में क्या है? 1 ऊपर वाले में 1 नीचे वाले में। आगे क्या है? प्रीमोलर, प्रीमोलर एक तरफ कितने, आपने आधे जबड़े का लेना है, एक तरफ ले लीजिए, 2 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले में। और इसी तरह मोलर 3 ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में। कृंतक, रदनक, अगरचवर्णक, चवर्णक। और सूत्र याद रख सकते हैं, 2 1 2 3 21 23, यानी आधे जबड़े में 2 कृंतक, 1 रदनक,
2 अगर च्वर्णक, 3 च्वर्णक। और इसी तरह से अगर इनको जोड़े हम तो 2 + 1 + 2 + 3, और ऊपर भी यही रहेगा और नीचे वाले में भी यही रहेगा। 2 + 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 3 8 हैं, और ये भी 8 हैं। आधे जबड़े के हैं तो पूरे जबड़े के हो जाएंगे गुणा में 2, और दोनों जबड़े के हो जाएंगे गुणा में 2। यानी कि आप ये लगा लीजिए इस तरह से, यानी कि पूरे जबड़े, आधे जबड़े के ये हैं तो पूरे जबड़े के क्या हो जाएंगे, 2 से गुणा कर दो 16, और 2 से गुणा कर दो 16, 16 ऊपर वाले में 16 नीचे वाले में। आधे जबड़े के 8, पूरे जबड़े के 2 से गुणा कर दो 16 हो गए। ये भी पूरे जबड़े, ऊपर वाले में 16 नीचे वाले में 16, कुल दांत हो गए 32। ये तो है हमारा दांतों का। सुन लीजिए कि दांत 2 प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। ये स्तनधारियों में होते हैं, जो दूध पीते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं। और सभी में 2 प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत टूट जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। मनुष्य में दूध के दांत 20 होते हैं, 8 साल की उम्र तक टूट जाते हैं, और उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। और स्थायी दांत इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के अंदर। आपको बता दिया है, दंत सूत्र आपको बता दिया है, और मैं चाहूँगा कि अंग्रेजी में भी इनके नाम जरूर याद करें। गड्ढों में, हड्डियों में बने में गड्ढे में होते हैं, इसलिए इनको हम गर्त दंती भी कहते हैं मनुष्य को, यानी दांतों के आधार पर। इसके बाद हम जीभ की बात करते हैं। मैं जीभ का चित्र बना देता हूँ। जीभ आपको पता है मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ जो है किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की। और उसका पिछला भाग हमारे मुख गुहिका के निचले स्तर पर जुड़ा हुआ होता है। उसका पिछला भाग मुख गुहिका के पीछे निचले स्तर पर जुड़ा होता है, मुख गुहिका के अंदर वाले भाग की तरफ निचले भाग में जुड़ा होता है। जीभ जो है मांसपेशी की बनी होती है, और जीभ का पिछला भाग यानी ये भाग कहाँ जुड़ा होता है, मुख गुहिका के अंदर वाले निचले स्तर पर जुड़ा होता है, नीचे के भाग। क्योंकि आपको पता है जीभ निचले जबड़े में जुड़ी हुई होती है। और जीभ का अगला भाग आपको पता है स्वतंत्र होता है, जो घूमता है। स्वाद को चखने के लिए जीभ का काम होता है, जीभ बोलने में सहायता करती है। चलो हम कार्य अलग से लिखेंगे। और जीभ के लिए, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ पे क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। और ये स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का पता लगाती हैं। इनका, जीभ का मुख्य कार्य है भोजन के स्वाद का पता लगाना, क्योंकि इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जो जीभ का सामने का भाग है, ये मीठा और नमकीन का पता लगाती है। आप यहां से आगे से ऐसे निकाल के कड़वी चीज को चेक कीजिए, आपको शुरू में नहीं पता लगेगा, थोड़ी देर में कड़वापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में यहां से वो जीभ आपको पता है गीली रहती है लार के कारण, और वो घुलकर पीछे तक चला जाता है, तो हमें कड़वापन महसूस होता है। जीभ का ये जो पीछे का भाग है, ये हिस्सा, ये कड़वा स्वाद को पता लगाते हैं। और जीभ के ये जो किनारे हैं, दोनों तरफ
ये खट्टे भाग के लिए उत्तरदायी होते हैं। खट्टा, आप देखना जब भी हम खाते हैं तो दांतों की साइड से जीभ को वो दबाते हैं, क्योंकि वहां पे खट्टापन महसूस होता है। आपको बता देता हूं मैं अपनी जीभ निकाल कर। ये भाग मीठा और नमकीन, ये भाग खट्टा, अंदर का बिल्कुल पीछे की तरफ कड़वा भाग। जीभ ही क्यों बताती है? क्योंकि जीभ के ऊपर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। अब जीभ के कार्य क्या क्या हैं? जीभ के मुख्य कार्य आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, जीभ भोजन का स्वाद बताती है, क्योंकि इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ जो है क्या करती है? जीभ के कार्य जीभ भोजन का स्वाद बताती है, क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। नंबर 2, जीभ बोलने में सहायता करती है। जीभ के बिना नहीं बोला जा सकता। तीसरा, जीभ भोजन में लार मिलाती है। क्योंकि जीभ जो है भोजन को उलटती पलटती रहती है, इसलिए लार को उसके साथ मिलाती है। और जीभ भोजन को निगलने में सहायता करती है। निगलने में सहायता करती है। ये जीभ के मुख्य कार्य हैं। इसके बाद मुख में एक चीज और होती है। हमने दांत की बात कर ली, जीभ की बात कर ली, और अब है लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां। आपको बार बार बताया गया है कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, और ये लार ग्रंथियां भोजन जैसे ही मुख में रखते हैं लार उत्पन्न करती हैं, और वैसे भी धीरे धीरे लार उत्पन्न करती रहती हैं, जिसके कारण मुख गीला रहता है और बोलने में सहायता मिलती है। अगर मुख सूख जाए तो हमसे नहीं बोला जाएगा। हाँ, जीभ के कार्यों में एक चीज और लिख लीजिए, जीभ दांतों को भी साफ करती है। एक बात है, जीभ दांतों को साफ करती है। ये भी आप एक कार्य और लिख लेंगे जीभ का। तो लार 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। नाम आपकी वैसे मैं बता देता हूं, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। होती कहां कहां है मैं वो जरूर बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। एक कान के नीचे होती है, इस कान के नीचे भी और इस कान के नीचे भी, दोनों तरफ एक एक कान के नीचे होती है। एक होती है यहां पे, इधर और इधर, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे। कई बार सर्दियों में ये फूल भी जाती हैं, इसमें सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है। और एक होती है यहां जीभ के नीचे की तरफ। इस तरह से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां होती हैं जो लार उत्पन्न करती हैं। लार के कार्य हम पहले कर चुके हैं। अगर भोजन को चबाया जाता है और उसमें लार मिल जाती है तो लार भोजन का के अंदर जो शर्करा है, स्टार्च है, उसका पाचन कर देती है
इसीलिए यदि हम चबाए हुए भोजन पर आयोडीन का घोल डालें तो वो काला नहीं होता, क्योंकि उसमें भोजन के अंदर जो स्टार्च है वो क्या हो चुका है, शर्करा में बदल चुका है, इस करके वो काला नहीं होगा। जबकि बिना चबाया हुआ भोजन वो काला हो जाता है। आपको पता है आयोडीन डालने पर हम स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं और आयोडीन डालने पर स्टार्च क्या होता है, काला रंग उत्पन्न करता है। ये छठी कक्षा में हम कर चुके हैं। फिर भी किसी अगली वीडियो में आपको चबाया और बिना चबाया हुआ भोजन टेस्ट करके दिखा देंगे, रंग आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रास नलिका के अंदर। आपको पता है चित्र अगर आप पिछले उसमें हमने किया था, ध्यान आ रहा होगा, ग्रास नलिका ऐसे आती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसके आगे का भाग अमाशय होता है। ग्रास नलिका में भोजन का पाचन नहीं होता, यानी ग्रासिका बोलते हैं इसको, ग्रसिका, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। जब भोजन ग्रसिका में आता है तो जहां जहां पे भोजन होता है वहां से ये फूल जाती है। मान ली यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे भी भोजन है, तो यहाँ से ये फूल जाएगी ऐसे, और इसमें भोजन, ये भोजन यहाँ है तो ये इस तरह से फूल जाती है। भोजन यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से फूल जाएगी, जहाँ जहाँ भोजन होगा वहाँ से ये फूल जाती है, फैल जाती है, और भोजन निकल जाने के बाद संकुचित हो जाती है। तो इस तरह से ये फैलती और संकुचित होती रहती है, और इसमें भोजन का कोई पाचन नहीं होता। हाँ, लार जो पचाती रहती है वो तो अलग बात है, लेकिन इसकी दीवारों में से कोई भी पाचक रस नहीं निकलते हैं, और यहाँ पर भोजन का पाचन इसलिए हम कहते हैं नहीं होता है। हाँ, श्लेष्मा झिल्ली जरूर होती है जो इसको भोजन को चिकना बनाए रखती है और भोजन को आगे ले जाने में सहायता करती है। और ग्रास नलिका की जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद भोजन आमाशय में चला जाता है, और आमाशय में जाने के बाद, आमाशय ये फूला हुआ भाग होता है हमारी आहार नाल का, सबसे फूला हुआ भाग यही है। इसके अंदर भोजन का पाचन होता है। इसकी दीवारों से पाचक रस निकलते हैं जिसको हम जठर रस कहते हैं, और वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। आमाशय की जो परत है वो श्लेष्मा झिल्ली से ढकी रहती है, क्योंकि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में ही उपस्थित होता है। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा के लिए इसके ऊपर चारों ओर क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है। जैसे ही भोजन यहां आता है, इसकी दीवारों से जठर रस निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, एक भोजन को अम्लीय बना देता है। नंबर एक, तो भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने से क्या होता है, ये अम्लीय इसलिए कि अम्ल प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण प्रोटीन का पाचन होता है।
नंबर 2, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को मार देता है। आपको यह भी बताया था कि लार भी मारती हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनको यहां पे अमल उनको खत्म कर देता है। तो ये मुख्य कार्य हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और भी बहुत हैं, लेकिन आपको यही 2 कार्य याद रखने हैं। श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है, इसकी आंतरिक अस्त्र को, आंतरिक दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाती हैं, और अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भोजन अमाशय में चला जाता है तो भोजन का होता क्या है। यही कार्य होते हैं। जैसे ही भोजन अमाशय में आता है तो अमाशय की दीवारें उसको मसल देती हैं, क्योंकि अमाशय दीवारें लगातार इस तरह से घूमती रहती हैं तो पूरे भोजन को मसल देती हैं, और इसकी दीवारों से जो जठर रस उत्पन्न होता है उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को अम्लीय बना देता है, और प्रोटीन को पाचक एंजाइम फिर उसको प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। इसके साथ ही भोजन में जो सूक्ष्म जीव आ गए हैं उनको मार देता है। श्लेष्मा जो है क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी आंतरिक अस्त्र की दीवारों की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन हो जाता है, भोजन अम्लीय बन जाता है। ये यहां पर होता है। प्रोटीन पूरी तरह से यहीं पे पाचित नहीं होता है, पहले आपको बता देता हूं। सरल में विघटित हो जाता है, लेकिन पूर्णतः नहीं होता, अगले भागों में होगा। और इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा और आप अच्छी तरह से इस काम को पूरा कीजिए, अपनी नोटबुक को पूरा कीजिए। अगर आपने नहीं लिखा है, जो बोला गया है इसमें वो सारी चीज़ें आप नोट कीजिए, जो लिखा गया है वो नोट कीजिए, चित्र बनाइए। ये सारे कार्य आपने करने हैं और उसको याद कीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें और घर पर रहें। थैंक यू।